यहाँ पर देखो कि एसिड माने होता है अम्ल। यह एसिड शब्द जो है ग्रीक भाषा के एपिडस शब्द से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। ठीक है ना। मतलब है कि अम्ल माने होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। इसमें तो हम लोग कहेंगे परिभाषा के अनुसार, तब तो यहां पर लिखेंगे परिभाषा जो है, परिभाषा लिखते हम लोग है किसके अनुसार लिखे हम लोग? स्वाद के अनुसार जो है, स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार। परिभाषा, ठीक है ना। कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा, ठीक है, बोले इसके बाद तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने बताया जो है कि अम्ल जो होता है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। एसिड जो है वह एपिडस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। और स्वाद के अनुसार परिभाषा होती है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब यहां पर बताएंगे, उदाहरण देंगे हम लोग जो है, उदाहरण में हम लोग लिखेंगे यहां पर जो है कि इमली, इसके बाद बताएंगे हम लोग जो है आंवला, इसके बाद होगा हमारे पास नींबू, संतरा, ठीक है। अब इसके बाद लिख सकते हम लोग हैं एसिटिक अम्ल, जिनको हम लोग बोलते हैं सिरका आदि जो है अम्ल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और ये सब पदार्थ को अम्ल हम लोग कहते हैं। इनको क्या कर, जब हम लिटमस पेपर में लगाएंगे इसको, तो इसका रंग जो है लाल हो जाता है, मतलब नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है। अब यहां पर परिभाषा हो जाएगी आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार जो है, आर्हेनियस का इसमें नियम लगाएंगे तो कहेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर एच आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर एच आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब यहां से हम लोग आगे ले जाएंगे जो है, और इसको बोलते जाएंगे जो है, जैसे H2SO4 SNO3 HCl, CH3COOH। ये सभी पदार्थ जल में घोलने पर यह आयन देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अम्ल कहा जाता है। H2SO4 को जल में घोलने पर यह एस आयन देगा जो है। फिर लेंगे हम लोग SNO3, यह बनाएगा H प्लस NO3 पर माइनस हो जाएगा। फिर HCl, यह बनेगा H प्लस Cl माइनस। फिर CH3COOH, इनको जल में घोलने पर CH3COO पर माइनस प्लस H आयन देगा। आयनन के आधार पर अम्ल के प्रकार, हम लोग यहां से इसको बताएंगे जो है कि आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के आधार पर आयनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला का नाम होता है प्रबल अम्ल। पहला होता है हम लोग का प्रबल अम्ल। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल जो है, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब हुआ हमको स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है हमारे पास वीक एसिड जो है, वीक एसिड जो है मतलब दुर्बल अम्ल जो है, ठीक है। एक होता है, यहां पर ए कर लेंगे हम, एक दुर्बल अम्ल जो है। तो पहला हम इसमें परिभाषा देंगे जो है प्रबल अम्ल जो है। इसमें पहला का परिभाषा लिखो यहां पर, प्रबल अम्ल जो है, प्रबल अम्ल जो है, इनको बोला हमने स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे जो है, वे अम्ल जो जल में
जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हुआ हम लोगों का, प्रबल अम्ल हुआ हम लोगों का, जैसे H2SO4, इनको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, फ्यूरिक अम्ल। दूसरा हो जाता हम लोगों का है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला हो जाएगा हमारे पास जो है HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो है। ये सभी अम्ल हैं जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। और उदाहरण तौर पर और लिखेंगे हम लोग इसको इस प्रकार से, उदाहरण तौर पर समझने के लिए, कि जैसे H2SO4 को जैसे हम लोग जल में घोलेंगे, यह पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनित हो जाता है, SO4 में इस प्रकार से आयनित हो जाएगा। तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रबल अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इनके जलीय विलयन में जो इनके आयन होते हैं पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित या टूट जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं हम लोग कि दुर्बल अम्ल होता क्या है। दुर्बल अम्ल जो है, तो दुर्बल अम्ल हुआ हम लोग का कि वे पदार्थ, ठीक है ना, वे पदार्थ, चाहे अम्ल लिखो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में हमारे पास आ गया CH3COOH, इनको कहा जाता है एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल। अब इसी प्रकार हमारे पास हो जाएगा फार्मिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल हो जाएगा हम लोगों का। फिर होगा हमारे पास जो है हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन, बात नहीं, अब रुक जाओ वहीं पर, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके बाद हम लोग कहेंगे COOH, सिंगल बंद COOH जो है, इस अम्ल का नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है, यानी इनके जो विलयन होते हैं जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा कौन सी, दुर्बल अम्ल नाम पड़ा जो है। दुर्बल अम्ल नाम इसलिए पड़ा है कि इनके जो जलीय विलयन होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जैसे में क्या होगा पास
एसिटिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल है। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण बात नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अम्ल जल में एस आयन देते हैं, एस आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो है, देखो यहां से रासायनिक गुणधर्म में पहला पॉइंट हमारे पास होगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया जो है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी जितनी धातुएं होती हैं उन धातुओं की क्रिया यदि हम अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? यही प्रश्न पूछेगा, क्या होता है जब हम आयरन की क्रिया जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? तो यही प्रश्न होगा यहां से। देखो, यदि हम आयरन की क्रिया जो है, आयरन की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे HCl के साथ, तो बनाएगा यह FeCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। तो परिभाषा यह दिया गया है, नियम है, जब धातुओं की क्रिया हम अम्लों के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास? धातु क्लोराइड या धातु ऑक्साइड, मतलब कि यहां पर धातुओं के साथ जो है क्रिया कराए हम लोग, ठीक है ना। दूसरा का एग्जाम्पल ले लो, यहां पर जिंक एक धातु है, ये क्या है हमारे पास? जिंक है, ठीक है। इनका नाम हो जाएगा आयरन। ये तो जानते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, यह आयरन क्लोराइड और इसका नाम है हाइड्रोजन गैस नाम है। अब देखो यहां पर जिंक की क्रिया जो है, दूसरे का हम लोग लेते हैं, जिंक की क्रिया जो है, जिंक Zn, ये जिंक है, जिंक का प्रतीक होता है Zn। जिंक प्लस लेते हम लोग है H2SO4 लेते हैं, यह बनाएगा हमारे पास ZnSO4 और प्लस निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक बात याद कर लो, यहां से सिंपल से है, यदि धातुओं की क्रिया हम अम्लों के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और इसमें
तो यह प्रश्न कहेगा क्या होता है जब जिंक की क्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। चल उतरते जाना चाहे पर है धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया जो है यानी जो धातु है धातु कार्बोनेट मतलब CaCO3 हो गया। जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं 2HCl के साथ, 2HCl के साथ क्रिया कराएंगे। तो ध्यान यह देंगे कि जो कैल्शियम है वह क्लोरीन से क्या करेगा, क्रिया करेगा। यहाँ पर क्लोरीन कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो बनाएगा CaCl2 प्लस, अब देखो यहां से 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन लेगा, हो जाएगा हम लोग का H2O प्लस बनाएगा CO2। तो साफ तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्लों के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग है, इसका नाम हम लोग लिख लें जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। अब इनका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निर्माण करेगा इस प्रकार से। धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया जो है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो जो धातु ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड में हम क्या लेते हैं हम लोग हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जितने धातु ऑक्साइड हैं इनकी क्रिया जो है हम लोग अम्लों के साथ कराने पर क्या बनता है, क्या बनेगा देखते हैं क्या बनता है हम लोग का है। देखो यहाँ पर ठीक है CaO प्लस 2HCl जो है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर इसका नाम है धातु यह है, यह क्या है ऑक्साइड है, तो मतलब इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O बनेगा, मतलब जल का निर्माण करता है, जल और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अब यहां पर हम लोग जाने जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं हम लोग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और इसकी क्रिया जो है हम कराते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि ये बनाएगा MgSO4 प्लस 2H2 यानी H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O बस बनाएगा जो है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इनका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट जो है
मैग्नीशियम सल्फेट, यह बन गया हमारे पास जल जो है। इस प्रकार से अभिक्रिया करके जो है यानी धातु ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करती है तो बनाती है धातु सल्फेट बनाती है या धातु क्लोराइड बनाती है और जल का निर्माण करती है। मुख्यतः क्या बनाती है? जल बनाती है। आएगा इसमें? तो इस प्रकार से हम लोग का रासायनिक गुणधर्म इसका क्या हुआ? खत्म हुआ।